जिस समाजवादी पार्टी में हम रहे वो समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी थी, यानी कि नेताजी की पार्टी थी। कि बहुत से लोग जब जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो राजनीति में चले आते हैं क्योंकि साथ में खाना खाना चालू करते हैं और हाँ, खाना बीच में रुक जाता है। हाँ। एक एक घंटे बहस चलती है और जिसके लिए हम पूरी सत्ता साधन अंतिम पायदान के आदमी को उठाना चाहते हैं वही व्यक्ति हथियार लेके खड़ा है, तो आप कैसे उससे लड़ेंगे? आपने एक लक्ष्य पाने के लिए आदमी जो मिशन पे काम करता है, विजन तो हो गया लेकिन मिशन पे जो काम करता है, उस मिशन में मैं आपको घोरावल का देखूं, रायबरेली का देखूं या लखनऊ का देखूं। नहीं मतलब ऐसा विधायक बनना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल बनना चाहते हैं। तो विधायक बनने के लिए कोई क्षेत्र तो सोचा होगा। हाँ हाँ, तो प्राथमिकता है घोरावल मेरी। की जनता ये नहीं कहती होगी कि ये तो लखनऊ में रहते हैं, ये तो ऐसे भी बातें होती होंगी। मुझे दुर्भाग्य है कि सोनभद्र सबसे मतलब गरीब जगह है, सबसे वहां पे प्रताड़ित लोग हैं, सबसे। यदि घोरावल से भाजपा आपको टिकट दे देती है तो क्या पिताजी भी आपका चुनाव प्रचार करेंगे? जो हमारे वैचारिक सोच है, क्या वो हम सपा में रह के बोल पा रहे हैं? तो हमें लगा कि हम स्वयं अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेता हम ही हैं कल के इस नए एपिसोड में। और हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं जो कि पहले एक अच्छा राजनीतिक अनुभव है आपके पास और पहले सपा प्रवक्ता रहे, अब जल्द ही अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में भी सम्मिलित हुए हैं। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर पांडे जी। स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। धन्यवाद। पांडे जी, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि अभी आपको आपने अभी सपा में महत्वपूर्ण पद पर रहे, महत्वपूर्ण पद है प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पद पर आप रहे और फिर बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, तो क्या अच्छा नहीं लगा आपको समाजवादी पार्टी में? मैं आपका प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं इस शानदार कार्यक्रम के लिए, क्योंकि जो तपता हुआ सूरज है, उसके इंटरव्यू उसके लिए तो सभी कार्य करते हैं। पर मैं बधाई आपको देना चाहता हूं, आपके चैनल को, आपकी टीम को और व्यक्तिगत रूप से आपको कि एक शानदार कि नेता हम ही हैं कल के, यानी कि जो लोग अभी संघर्ष में हैं, जो उपलब्धि अभी पूर्ण रूप से नहीं पाए हैं और संघर्ष में हैं, उनको भी आप अवसर दे रहे हैं। इसके लिए आपका साधुवाद, बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। जी, ऐसा धन्यवाद नहीं आपको है, भी। समाजवादी पार्टी से भाजपा का जो सफ़र है, हम समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी में हम रहे, वो समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी थी, यानी कि नेताजी की पार्टी थी। नेताजी का जो जीवन रहा, उनकी जो कार्यशैली रही, वो बिल्कुल जो समाजवाद, सोशलिज़्म एक जो शब्द होता है, समाज को लेके चलने वाला था, हुँ, वो सभी के लिए था। हुँ, आप ये देखेंगे कि उनका पूरे कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि भारत के अंदर बहुत गिनती के ऐसे राजनेता होंगे, हुँ, जिन्होंने नेताओं को खड़ा किया। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका कार्यक्रम है कि हुँ, हुँ, नेता आप होने वाले नेताओं को या जो संघर्षशील हैं, हुँ, उनको आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली नेताजी का ही कार्य है। हुँ, नेताजी जीवन भर हर जिलों से किसी एक संघर्ष करते हुए छोटे-छोटे लड़कों को जिनकी उम्र 15 साल से 30 साल के बीच होती थी, यूं उठाते थे और यूं प्रमोट करके उन्हें नेता बना देते थे। वो नेता बनाने की फैक्ट्री थे। हुँ, तो उस समाजवादी पार्टी के 2005 के सिद्धांतों में और माननीय मनोज पांडे जी जो हमारे गुरु हैं, अग्रज हैं, उनके साथ हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का एक राह पकड़ा और हुँ, राह चलते हुए हम 2024 तक जब तक कि हमको लगा कि नहीं, नेताजी जब तक थे तब तक और उसके बाद जब तक लगा कि हम यहाँ पे चल सकते हैं, हम हुँ, चले। पर कुछ चीज़ें ऐसी आती चली गई कि हमें लगा कि क्या हम वास्तव में समाज सेवा कर पा रहे हैं? क्या हम जो हमारे वैचारिक सोच हैं, क्या हुँ, वो हम सपा में रह के बोल पा रहे हैं? तो हमें लगा कि हम स्वयं अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अपनी क्षमता को, अपनी कार्यशैली को प्रभावित कर रहे हैं। हम वहाँ पे कम्फ़र्ट नहीं फ़ील कर पा रहे थे। इसीलिए हमने राष्ट्र हित में, समाज हित में और अपने सारे लोगों के हित में माननीय मनोज पांडे जी के नेतृत्व में, उन्हीं के साथ में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संरक्षण में, मार्गदर्शन में हम लोगों ने रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ये हमारा हुआ। चंद्रशेखर पांडे जी से मेरा सवाल रहेगा, मुलायम सिंह से बहुत प्रभावित रहे आप, जी। तो भाजपा में कौन मुलायम सिंह को रिप्लेस कर रहा है? कौन वो व्यक्ति लग रहा है आपको जिससे आप प्रभावित हो गए?
देखिए, मैं इसको 2 रूपों में बोलूँगा। पहली बात तो ये मेरा कि ह प्रश्न यहाँ से ये भी जुड़ा रहेगा, मुझे जी, क्षमा कीजिएगा। जी, जी, मैंने आपको बीच में रोका। जी, जी, मेरा इस प्रश्न में एक प्रश्न और आप जोड़े रखिएगा जी, और उसका भी उत्तर मैं चाहूँगा आपसे जी। कि यहाँ पे वहाँ पे फैक्ट्री वो थे, नेताओं की फैक्ट्री। तो यहाँ भी लगता है कि नेता बनाने का कोई है ऐसा, जो नेता बना बना पा रहा है भाजपा में? देखिए, भाजपा में और नेताजी में एक डिफरेंस है। हुँ, नेताजी वास्तव में वो एक सामाजिक सरोकार में नेता बनाते थे। हुँ, भाजपा क्या है कि वो एक वैचारिक फैक्ट्री है। हुँ, उसको आप नेता की फैक्ट्री ना बोलिए, बल्कि हुँ, विचारों की फैक्ट्री है। हुँ, हुँ, राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद की वो फैक्ट्री है। हुँ, हुँ, आप ये कह सकते हैं कि जब राष्ट्रवाद की बात बोली जाए तो वहाँ पे धर्म नहीं आता है। हुँ, यानी कि वो संस्कृति की बात हो, तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक परिभाषा है, हुँ, हुँ, धार्मिक परिभाषा नहीं है। हुँ, हुँ, तो बीजेपी एक हमेशा से राष्ट्रवाद की फैक्ट्री रही है, पहली बात हुँ, जो आपने कहा। दूसरी बात, आपने कहा नेताजी के, देखिए एक बात समझ लीजिए कि वर्तमान जो बीजेपी का नेतृत्व है, जो टॉप नेतृत्व है, यानी कि माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, हुँ, आप समझ लें कि ये लोग इस स्तर पे कार्य करते हैं कि अगर कहीं भी समाज में कुछ भी कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, हुँ, हुँ, जिसको आगे उठाने की, अपने साथ लाने की, राष्ट्र के मुख्य धारा में, उस जो विचारधारा में उनको बहाने की, उनको उनको साथ ले चलने की आवश्यकता है, तो उसमें कोई संकोच नहीं। वह अपने पहल करके, सोचिए अमित शाह का कितना बड़ा नेतृत्व है, कितना बड़ा पूरे भारत में। वह आप कह सकते हैं कि दो सिर्फ वो सेकंड नंबर पे नहीं है, हुँ, बल्कि वो गृह मंत्री भी हैं। और मोदी जी और उनके बीच की ट्यूनिंग एक ऐसी है कि बिना बोले एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। हुँ, उस हुँ, स्तर, उस दायित्व पर होने के बावजूद भी वो माननीय मनोज पांडे जी को शामिल कराने के लिए उनके घर पे चले गए। हुँ, हुँ, अलग से 3 दिन बाद कार्यक्रम करके स्वयं शामिल कराने आना, जिसमें हम लोग शामिल हुए। हुँ, तो कहने का जो मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आज के डेट में माननीय अमित शाह जी को अगर वर्तमान परिस्थिति में भारत का नवीन चाणक्य कहा गया है, तो वो यूं ही नहीं कहा जा रहा है। वो हुँ, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह राष्ट्रवाद पैदा करने की और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की वो आज की डेट में फैक्ट्री हैं। इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। और अगर मैं इसको अवसरवादिता कहूँ तो यानी कि जो भी लोग रहे जैसे जब जिसका आपने कहा कि तपता सूरज जी, एक वर्ड जी, आपने कहा जी, मैं उससे उसे इसमें जोड़ लूँ अगर कि जो आज भाजपा पार्टी है उगता सूरज है आगे बढ़ रहा है तो हमको उसके साथ ही जुड़ जाना चाहिए कुछ इस भावना के साथ तो नहीं आए आप सब क्योंकि आपको भी अमित शाह जी ने पटका पहना के ही जी, भारतीय जनता पार्टी जी। की सदस्यता दिलाई थी। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता, हुँ, अवसर लेना होता, हुँ, तो निश्चित रूप से राजनीति में इतने आप पत्रकारिता के उस शिखर पे हैं हुँ, और आपने बहुत लोगों को देखा है हुँ, कि हुँ, अवसर तब होता है जब चुनाव के ठीक पहले होता है। और मुझे हुँ, बताने की ज़रूरत नहीं, टीवी के हर न्यूज़ चैनल के पट्टियों पे चलता था हुँ, कि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो मुखिया हैं, उन्होंने साफ कि मनोज पांडे शामिल होने वाले हैं। तो वो 2021 में हम लोग चले जाते हैं ना, हुँ, आप हुँ, 21 में चले जाते, 22 के पहले चले जाते ना। वो अवसरवादिता तब होती जब हम उस किसी पद के लिए, किसी स्थान के लिए जाते। हुँ, देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग कब हो रही है? यहाँ पे हम तब आ रहे हैं जब हमको पाने के लिए कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ, हमारे पास हमें कुछ लेना ही नहीं है। हुँ, हमें हुँ, कुछ नहीं चाहिए, क्या केवल एक चीज़ चाहिए, हाँ, वह ये अपने वैचारिक संतुष्टिकरण। यानी कि हुँ, हमको ये लगे कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे लोगों के विचार हैं, हुँ, जो राष्ट्र का विचार है, वो पोषित हो रहा है। हम हुँ, इतना बड़ा, हम सभी ने जो निर्णय लिया वो विचारों के पोषण के लिए लिया। हुँ, अवसर कुछ भी पाने के लिए संभावना ही नहीं थी, हुँ, हुँ, सिवाय इसके कि राष्ट्रवाद और अपने वैचारिक, अपने लोगों के वैचारिक पोषण। आज ठीक ठाक समय बीत गया, लगभग 2 वर्ष का ये चर्चा चलते हुए समय हो चुका और 1.5 वर्ष के आसपास में हुँ, आपको समय बीत चुका है, प्रॉपर अधिकृत रूप से शामिल हुए। ना कोई पद है, ना कोई अभिलाषा है, ना कोई अपेक्षा है, ना इसके लिए कुछ भी। जो कुछ दिया जाएगा वो पहले से है। हुँ, यानी हुँ, कि अवसर कुछ भी पाने के लिए था ही नहीं। हाँ, अवसरवादिता थी राष्ट्रवाद की, हुँ, अवसरवादिता थी अपने वैचारिक पोषण की, इसमें ठीक है, अवसरवादिता थी और ठीक है। कुछ भी नहीं। चंद्रशेखर जी हमारा प्रश्न तो शुरू हो गया कि आप सपा से फिर इसके बाद अमित शाह जी ने आपको पटका पहनाया और भाजपा की सदस्यता दिलाई स्वयं अमित शाह जी दिलाए थे ये सारी बातें तो हो गई लेकिन इसके पहले एक विषय जो हमसे भी छूट गया कि ये राजनीति में आने का मन क्यों बना ये समाज सेवा की बात आप कर रहे थे विचारों का पोषण होना चाहिए था तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास या तो देखिए 2 लोग नेता बनते हैं या तो एक जिनके पास बहुत कुछ है
और अब वो समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, अब उससे समाज को कुछ खर्च करना चाहते हैं अपने उससे। लेकिन एक हैं जो और इसको ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि बहुत से लोग जब जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो राजनीति में चले आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पहले किसी का फॉलोअर बनना है, फिर लोगों को फॉलोअर बना लेना है। आप क्यों राजनीति में आए? बहुत गंभीर और बड़ा ही गूढ़ विषय आपने ये उठाया है। जी, निःसंदेह अगर आपने सीधे मेरे परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया है, जी, तो मैं आपको अपना जवाब दे दूं कि मैं अभी भी अपने आप को राजनीति में नहीं मानता हूं, या राजनीति से, क्योंकि राजनीति जी, राजनीति है या राजनीति है, हुँ, इन दोनों के इर्द गिर्द ही है। हुँ, जिसने भी व्याख्या किया, हुँ, हुँ, उससे इतर के हम इसे आप नेतृत्व स्वरूप में अगर लेते हैं, हुँ, राजनीति का तात्पर्य अगर नेतृत्व करने से है, हुँ, तो हाँ, निश्चित रूप से हम नेतृत्व करते हैं हुँ, और नेतृत्व स्वीकार करते हैं और नेतृत्व भी करते हैं। हुँ, हुँ, तो इस संदर्भ में मेरा जो जीवन रहा, मेरे जीवन में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रहीं। जी, एक, मेरे पिताजी जो मेरे प्रथम गुरु, मेरे आराध्य, मेरे सब कुछ हैं, यानी कि श्री जनार्दन प्रसाद पांडे, जो डाला सीमेंट फैक्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हुँ, जो भी पत्रकारिता लाइन के लोग हैं सब जानते जी, होंगे जी, कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जो यह सीमेंट प्लांट का डाला सीमेंट फैक्ट्री एक उदाहरण है कि जब निजीकरण का दौर चला, जब सारी फैक्ट्रियों को बेच करके सरकारी फैक्ट्रियों को निजीकरण बनाया गया, हुँ, उस वक्त डाला सीमेंट फैक्ट्री एक उदाहरण बना कि जिन्होंने निजीकरण के विरोध में, हुँ, पूरी श्रमिकों ने भयंकर आंदोलन किया और निजीकरण को निरस्त कराने का इकलौता भारत में श्रेय प्राप्त है, वहां का मजदूर यूनियन बहुत संगठन था। हुँ, तो मेरे पिताजी मजदूर यूनियन के वहां के सबसे बड़े नेता थे, सबसे प्रभावशाली नेता थे, सर्वमान्य नेता थे, और जी, प्रदेश ही नहीं देश स्तर पे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, और सीपीआई एमएल के जो प्रस्तावना में साइन करने वाले में से कम्युनिस्ट पार्टी के हुँ, लोग रहे। और जी, जो पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा, सात्विक जीवन, समर्पण और आदर्शवाद की जो अतिवादिता है, उससे पूरा जीवन जिया है। तो हुँ, प्रथम गुरु मेरे वो हुए। हुँ, और दूसरा, जहां से मैं जब अपने जीवन में आया, इंटर पास करने के बाद मैं पॉलिटेक्निक करने गया, हुँ, तो मुझे राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर मुझे मिला, जो एक अच्छा, वहां एक सिलेक्शन होता है, यूं ही आपका रैंक के हिसाब से दिया जाता है, मतलब वो जस्ट रैंडम सिलेक्शन है, वो मेरा सिलेक्शन हुआ राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर। गोरखपुर मतलब पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, काफी हद तक उत्तर भारत की राजनीति की वो फैक्ट्री है। जिस हुँ, वक्त मैं वहां जाता हूं, हुँ, उस पीरियड में वहां गोरखपुर में एक माफिया राज, राजनीतिक और सब कुछ का एक चरम और चरमोत्कर्ष स्वरूप में था। हुँ, हुँ, वहां से जब हम पॉलिटेक्निक करते हैं, तो पॉलिटेक्निक में हमारे पॉलिटेक्निक में एक ढेर सारे माफियाओं का आतंक था, सारे हॉस्टल कब्जे में थे, सारे लोग, सारे पॉलिटेक्निक के छात्र वहां पे उनके सेवक हुआ करते थे। हुँ, हुँ, वहां से मेरे अंदर नेतृत्व की गुण आया कि मुझे लगा कि मेरा हॉस्टल, ये सरकारी हॉस्टल है, ये स्टूडेंट का होना चाहिए। हुँ, आधे हॉस्टल पे ये माफियाओं का कब्जा क्यों रहता? पूरी पॉलिटेक्निक में सिर्फ बोरियां बिकती रहती थी, वहां पे चावल गेहूं राशन की दुकान बना लिया था हुँ, माफियाओं ने। हुँ, हुँ, अब ये मैं जो बोल रहा हूं बड़ा अधिकृत है, पूरे सारे अखबारों में छपा था जी, कि पूरे पॉलिटेक्निक के अंदर राशन की दुकान लगा करती थी माफियाओं के द्वारा। वह पीरियड था जब 2001 में हम लोगों ने, सन 99 या 2000 में, हुँ, 2000 में हम लोगों ने विरोध करके उनको हॉस्टल से, उनको मारपीट के, सारे जो लोगों के खिलाफ 100 मर्डर और अपहरण की मुकदमे चलते थे, उनको हम पॉलिटेक्निक वालों ने डंडों से पीट के भगा दिया, हुँ, और इतनी आगजनी कर दी कि जो वहां की सत्ता उनको संरक्षण देती थी, वो सत्ता अपने आप वही सरकार के अधिकारियों ने मार के उन्हें खदेड़ा और पॉलिटेक्निक को वापस छात्रों को हैंड ओवर दिया। वहां से मेरा जो नेतृत्व करने का या सामाजिक जीवन, संघर्ष का जिसको जीवन कह लीजिए, हुँ, हुँ, वहां से मेरे अंदर आया। जी, उसके बाद जर्नी करते हुए फिर मैंने जैसे आपको बताया कि माननीय मनोज पांडे जी, जो अग्रज के रूप में सेकंड पर्सन की, वहां से मिले, वहां से फिर एक सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का एक प्रारंभ हो गया ये। तो जी। पिताजी निजीकरण के विरोध में थे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में जब आप भारतीय जनता पार्टी जॉइन किए होंगे तो उससे पिताजी वो जी, तो उन्हें फिर आपके इस वैचारिक मतभेद तो आपस में होते होंगे फिर? खूब ज़्यादा होते, इतने होते हैं कि हम लोग
साथ में खाना खाना चालू करते हैं और हाँ। खाना बीच में रुक जाता है। हाँ। 1-1 घंटे बहस चलती है और जो हमारी माताजी अब नहीं है वो बीच में दखल देती थी या मेरी पत्नी बीच में दखल देती हैं। हाँ। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं पर इस मुद्दे पे खूब लड़ते हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दों पे जितना मैं अपने पिताजी से बहस करता हूँ या वो मुझसे जितना करते हैं उतना मैं किसी से नहीं करता हूँ। जीतता तो कौन है? बेसिकली बाप बेटा में एक बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ही अपनी मर्यादा को जानते हैं। जी। दोनों को मालूम है कि दोनों हार के ही जीत महसूस करते हैं। जी। तो मैं उनसे कभी जीतना नहीं देना मैं उनसे जीतना नहीं चाहता हूँ, वो मुझे हारने नहीं देना चाहते। जी। जब लास्ट वार्ता होगी तो वो कुछ मेरा मान लेंगे, मैं कुछ उनका मान लूँगा, उतने पे लास्ट क्लोज़ हो जाता है। हाँ। यही हमारे उनके बीच रहता है। तो आपके क्या विचार हैं कि निजीकरण को बढ़ावा देना उचित है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, जी। यह कोई निजीकरण और सरकारी, ये बेसिकली बहुत बड़ा थिंक टैंक है। जैसे आप देखेंगे ये पूरी पूंजीवाद और साम्यवाद, चूंकि मैंने कहा आपसे पहले कि मैं कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन सबको लोग पढ़ते हैं, मैंने जिया है। जी। मैंने अपनी आंखों के सामने लोकमत देखा है अखबार आपने, को बिल्कुल। पढ़ते हुए और आज बड़े बड़े केरला से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के विचारों को सुना है अपने से, मैं जिया है कम्युनिज्म को। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा अब हूं कि उनसे जो लड़ रहे हैं। जी, नहीं, लड़ना एक अलग चीज़ है। हाँ। देखिए, कम्युनिज़्म भारत में एक देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, माननीय अमित शाह जी ने एक गज़ब का काम कर दिया कि नक्सलवाद जो भारत का सबसे बड़ा कैंसर था, मैं ये कहता हूँ कि आतंकवाद से भी कई गुना बड़ा खतरा था, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये घर में रहकर ऐसा कर रहे हैं। आतंकवाद को पहचाना जा सकता है, हुँ। लेकिन आप नक्सलवाद को नहीं पहचान नहीं सकते। पहचान उसके सकते। ऊपर कोई भी किसी सहमत हूँ। प्रकार से जो आम आदमी है, जिसके लिए हम पूरी सत्ता साधन अंतिम पायदान के आदमी को उठाना चाहते हैं, वही व्यक्ति हथियार लेके खड़ा है, तो आप कैसे उससे लड़ेंगे? आपके बीच का व्यक्ति है। तो नक्सलवाद जैसी समस्या को माननीय अमित शाह जी ने लगभग समाप्त कर दिया और ये भारत का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा हुँ। कि आतंकवाद के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वो आदरणीय अमित शाह जी ने स्थापित किया है। इसको मैं एक्सेप्ट करते हुए अब मैं आपसे ये बात कहता हूं जी। कि साम्यवाद और पूंजीवाद, हुँ। ये दोनों विचार हैं, ये दोनों एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था पे चर्चा सैकड़ों साल से चल रही है और कई सौ साल या हजारों साल तक आगे चलती रहेगी। जी। बेसिकली क्या है कि हर वक्त हम जो भारत का जो जन्म हुआ, वह साम्यवाद और पूंजीवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हुआ। ऐसे में ना साम्यवाद को आप शून्य कर सकते हैं, ना आप पूंजीवाद को शून्य करते हैं। जी। लेकिन वर्तमान भारत की जो परिस्थितियां हैं, लोकतांत्रिक ढांचा है, जो स्थितियां हैं, इनमें जो साम्यवाद की या कम्युनिज्म की या सरकारी क्षेत्र जो है, हुँ, हुँ। वह सरकारी क्षेत्र अपनी जो दक्षता दिखाना चाहिए, जी। वो दक्षता दिखाने में सफल नहीं हो पा रहा है। हुँ, हुँ। इसलिए राष्ट्र हित में, आम जनमानस के हित में, हमें अपने बच्चों के हित के लिए जो सफल व्यवस्था है उसको ले जाना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में पूंजीवाद एक अपरिहार्य व्यवस्था है। हाँ, इसमें मैं ये जरूर एक अपना सबमिशन, या मुझे लगता है सभी विद्वानों का सबमिशन होगा जी। कि हमें पहले एक गवर्नमेंट की जो एक साम्यवादी व्यवस्था है, गवर्नमेंट का भी जो एक स्ट्रक्चर पहले रन करना चाहिए, उसे भी रन कराते रहना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद कभी भी निहित स्वार्थ में हावी हो जाता है, जिससे कि राष्ट्र के ऊपर खतरा आ जाता है। जी। और हम आप जानते हैं कि बीजेपी की पूरी मानसिकता राष्ट्रवाद ही है, राष्ट्रवाद फर्स्ट है। तो ऐसे में पूंजीवाद वर्तमान अपरिहार्य स्थिति है जी। और जो साम्यवादी या यूं कह लें कि जो गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, वो भी पैरेलल होनी चाहिए। जी। चंद्रशेखर पांडे जी हैं, उनका क्योंकि मैं जब आदमी के लक्ष्य की बात होती है कि उनका लक्ष्य क्या है, तो ऐसे में लक्ष्य तो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही उस लक्ष्य को मतलब एक बार प्रदर्शित कर रहा है अपने टाइटल से ही, कि कल के नेता आप हैं। और मैं तो ये भी मान लेता हूँ कि आप आज भी एक अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपने एक लक्ष्य पाने के लिए आदमी जो मिशन पे काम करता है, विजन तो हो गया, लेकिन मिशन पे जो काम करता है, उस मिशन में मैं आपको घोरावल का देखूं, रायबरेली का देखूं या लखनऊ का देखूं। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश भारत हम सबका है। हम लोग जहाँ भी कार्य करें, समाज के लिए कार्य करें, हाँ। लोगों के लिए काम करें, ये पहली प्राथमिकता है। हाँ, निश्चित रूप से ये आपकी बात सही है कि इसके बीच में हम लोगों को कोई तो हमें एक क्षेत्र होता है, वो हम्म। क्षेत्र चूज करना पड़ेगा। तो चूंकि वो हमारी सोनभद्र हमारी जन्मभूमि है,
तो जन्मभूमि सर्वाधिक प्रिय सभी को होती है। तो वहां के लोगों को हम भी बहुत प्रिय हैं हम्म, और हमें भी वहां के लोग बहुत प्रिय हैं। जी तो निश्चित रूप से घोरावल सोनभद्र हमारे लिए प्रथम वरीयता की जगह बनती है। हाँ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा रायबरेली हमारी कर्मभूमि है और लखनऊ तो हमारा वर्तमान में भी कर्मभूमि है। तो मैं चाहूंगा कि इन तीनों में से ही यह प्रकृति के ऊपर तय करने देते हैं, ये हम्म, समय तय करेगा हम्म। कि कहां से करेंगे, लेकिन ये रहेगा नहीं कुछ मतलब ऐसा विधायक ही। बनना चाहते हैं, नहीं बनना बिल्कुल चाहते? बनना चाहते हैं। तो विधायक बनने के लिए कोई क्षेत्र तो सोचा होगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो अपने सोनभद्र घोरावल का को है, आपने बिल्कुल। प्राथमिकता दी। हाँ, तो प्राथमिकता है घोरावल मेरी। की जनता ये नहीं कहती होगी कि ये तो लखनऊ में रहते हैं, ये तो ऐसे भी बातें होती होंगी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल होती हैं, हैं, अक्सर ही हो जाती तो हैं। उनसे क्या कहेंगे आप? मैं उनसे सिर्फ़ यही कहूँगा कि भई सोनभद्र और घोरावल की धरती से जहाँ पे जब मैं निकला था तो मेरे गाँव में, पूरे गाँव में जो लोग सुन रहे होंगे या जो आस-पास सोनभद्र के होंगे जानते होंगे जी। कि हमारे पूरे गाँव में कोई पक्का मकान नहीं था। इनफैक्ट आस-पास में लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी में एक पक्का मकान था, सभी हमारा भी झोपड़ी था, सभी वहाँ झोपड़ी होता है। मुझे दुर्भाग्य है कि सोनभद्र सबसे मतलब गरीब जगह है, सबसे वहाँ पे प्रताड़ित लोग हैं, सबसे संघर्षशील, बहुत ही पिछड़ी जगह है। जी। उस जगह से उठ कर के अगर मैं इस लखनऊ तक की जर्नी यात्रा कर चुका हूँ, तो बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना पिताजी का नाम लिए, क्योंकि आज मैं इसलिए वार्ता कर रहा हूँ, जी। क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ आने पर पिताजी का नाम लेके भी नहीं आया। मगर सोनभद्र में काम करता तो मेरे पिताजी का नाम मुझे सहारा देता, जी। परंतु लखनऊ में उसे भी नहीं प्रयोग किया। तो अगर उस ज़मीन से उठ करके मैं यहाँ तक आया हूँ, तो निश्चित रूप से ये आप सभी के लिए सुखद पहलू है और हम आपके लिए जो कुछ कर पाते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं कि हम सक्षम हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ से हुँ। एक-एक से लोगों ने संघर्ष करते हुए सोनभद्र के, ये इतना अति पिछड़े सोनभद्र से पूरे प्रदेश में और देश भर में स्थान बनाए हुए हैं। तो सोनभद्र के लोगों के लिए ये गर्व का पल है, क्योंकि हुँ। उनका एक बच्चा हुँ। कुछ करने के योग्य बना हुआ है। और मेरे लिए गर्व का पल है कि मैं वहाँ से उठ करके यहाँ तक आ पाया हूँ और फिर वहाँ पे जाता हूँ। और वैसे भी मैं बता दूँ कि पिछले कई वर्षों से मैं गाँव से बड़ा जुड़ा रहता हूँ। जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट मैंने करा रखा है पूरे सोनभद्र और आस-पास के जिलों में, शायद ही इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जितना बड़ा मैं अपनी माताजी, स्वर्गीय माताजी जामवंती पांडे स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता कराता हूँ हुँ। हर साल। तो अच्छा। जैसा बहुत बृहद स्तर पे होता है, जिसमें कि प्रत्येक ग्राम सभा से हुँ। 11 खिलाड़ियों की एक टीम होती है जो उसी ग्राम सभा के ही रहते हैं, हुँ। जिसमें कि उनका आधार से और अंगूठा लगवा करके बायोमेट्रिक पहचान कराई जाती है कि वास्तव में जो कंपटीशन हो वह एकदम स्वस्थ हो, हाँ, बिल्कुल स्वस्थ प्रतिष्ठित किसी भी हो। प्रकार में कोई 4 मजबूत खिलाड़ी इकट्ठा होके कोई टीम ना बना ले। हाँ, हाँ। तो हाँ, ग्राम हाँ। सभा वाली टीम बना के तो गाँव में क्रिकेट पढ़ाने से लेकर के अपनी टीम और हर रूप में हम साथ रहते हैं। तो हम ना अलग हैं, ना वो हमसे अलग है। हाँ, कार्य क्षेत्र में लखनऊ ज़्यादा रहना होता है, सोनभद्र कम रहना होता है, लेकिन जब आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी दोनों जगह लखनऊ उपलब्धता रह के होती है। कुछ चेंजेज़ कर पाए आप? जो आप कह रहे थे कि हमारे सोनभद्र बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत पीछे था। आप कुछ चेंजेज़ लाने का प्रयास किए? हाँ, बिल्कुल, कई प्रयास किया, जैसे मैंने अभी जस्ट एक उदाहरण दिया कि क्रिकेट टूर्नामेंट का, हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट का कोई बहुत अच्छा स्तर नहीं होता है। एक पहला साल एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमारे जो राबर्ट्सगंज के विधायक हैं, उनके द्वारा भी लिया गया और बहुत अच्छा खेल महाकुंभ किया गया। हुँ। तो और हम 22 से ये कराते हुए चले आ रहे हैं। तो एक जैसे मैंने बताया क्रिकेट का है, हुँ। उसके अलावा पे भी वहाँ जन जागरण एक एनजीओ के मार्फत भी हम हमारे से जो रिलेटेड हैं, हमारी हुँ। दोनों एनजीओ जो नारी पीढ़ी फाउंडेशन है हुँ। और जो हमारी दोनों एसआईआर है, तो वहाँ पे भी काम कर रही हैं सोनभद्र में, हुँ। हुँ। एनजीओ के मार्फत है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो कर सकते हैं, प्लस जो वहाँ के कम से कम मेरे कंपनी में बहुत ढेर सारे लड़के हैं, कम से कम 15 से 20 परिवार हैं जो हमारे सोनभद्र के ही नहीं बल्कि मेरे घोरावल के हैं, मेरे लोग हैं, वो हमारे यहाँ जॉब करके अपना रोज़ी-रोज़गार, अपना परिवार चला रहे हैं। तो देखिए, यह ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ कर पाएँ। हुँ। अगर हम 25-50 परिवार के भी पेट पालन का साधन अपने यहाँ दे पाएँ, अगर उनकी आपदा-विपदा में उनके लिए खड़े हो पाएँ, उनके लिए जो उनके क्रिकेट से लेकर के सामाजिक जीवन से लेके उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, तो यह अपने आप में मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत मैंने की है। शुरुआत मैंने कर दिया है और प्रयास मेरा भी जारी है, मेरी इच्छा बहुत कुछ करने की। जी, एक मज़ेदार प्रश्न आपसे जी, करूँगा मैं जी। और मेरा एक प्रश्न है कि यदि घोरावल से भाजपा आपको टिकट दे देती है, तो क्या पिताजी भी आपका चुनाव प्रचार करेंगे? मुझे लगता है कि
चूंकि पिता हैं वो, जी। तो इस पिता का जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है, जैसे मैंने कहा ना कि वो सैद्धांतिक रूप से लड़ते हुए भी, लेकिन लास्ट में वो हम दोनों थोड़ा-थोड़ा झुक करके साथ में खाना ज़रूर खा लेते हैं, एक टेबल पे आ ही जाते हैं। जी। तो निश्चित रूप से प्रचार भी करेंगे और ना भी प्रचार करेंगे तो प्रचार की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ वो आशीर्वाद दिए रहें, जी। उतना ही पर्याप्त है। आगे तो पूरी टीम है, वो कार्य करेगी ही। पिताजी का आशीर्वाद से ही बड़ा कुछ नहीं होता है, उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त होगा। आगे उनके ऊपर ही मैं छोड़ दूँगा। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और मेरी अनादि टीम की पूरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप आगे देश का नेतृत्व करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।